आज हम लोग तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप नामक अध्याय का अध्ययन करते हैं। ठीक है। जैसे जब आप बीमार पड़ते हैं, आप किसी डॉक्टर को बुलाते हैं अथवा आप पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं। कभी कभी आपके माता पिता उपचार के लिए आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं। विद्यालय में आपको अध्यापक पढ़ाते हैं। किसी भी विवाद की स्थिति में कानूनी राय वकील से ली जाती है। इसी प्रकार अनेक व्यवसायी होते हैं जो फीस का भुगतान होने पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। इतना जो बता रहे कह रहा है कि अनेक तरह के लोग होते हैं जो फीस का भुगतान करने पर आपको सेवाएं प्रदान करते हैं, यानी आपको जो उनसे उनसे जो आपको सुविधा मिल सकती है वो प्रदान करते हैं, आपको राय देते हैं या बताते हैं। ठीक है। इन सेवाओं को अन्य सैद्धांतिक ज्ञान और क्रियात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जो सेवा ये लोग देते हैं, ये लोग ऐसे ही नहीं सेवा देते हैं, बल्कि यह लोग क्या होते हैं, सैद्धांतिक ज्ञान और क्रियात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता, यानी ये पहले से लोग प्रशिक्षित होते हैं, सीखे होते हैं, तब वह आपको बताते हैं। और अभ्यास इन्हें पूर्ण व्यावसायिक बनाता है। तृतीय क्रियाकलाप से सेवा सेक्टर से संबंधित है। हम इस पाठ में तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है। जनशक्ति सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि अधिकांश तृतीय क्रियाकलापों का निष्पादन कुशल श्रमिक व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञ और परामर्शदाताओं द्वारा होता है। ठीक है। तृतीय क्रियाकलाप के प्रकार बता रहा है। तृतीय क्रियाकलाप क्या प्रकार है? आप जानते हैं कि व्यापारी की दुकान से पुस्तकें और स्टेशनरी खरीदते हैं हम लोग। ठीक है। बस अथवा रेल द्वारा यात्रा करते हैं, पत्र भेजते हैं, दूरभाष पर बात करते हैं, यानी टेलीफोन से लोग बात करते हैं। वह अध्ययन के लिए अध्यापकों की और तबीयत खराब होने पर डॉक्टरों की सेवाएं भी हम लोग प्राप्त करते हैं। इस प्रकार व्यापार, ध्यान दीजिएगा, तृतीय क्रियाकलाप में देखिए बता रहा है, व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं कुछ तृतीय क्रियाकलाप हैं। ठीक है। जैसे तृतीय क्रियाकलाप में बताया है व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं। किताब में चार्ट दिया है, उस चार्ट को आप लोग देख लीजिएगा। जैसे ये चार्ट है, किताब में दिया हुआ है, यहाँ पे ये सब बनाया हुआ है एरो लगाकर। ठीक है। अब व्यापार एवं वाणिज्य में क्या क्या आता है? थोक व्यापार, फुटकर व्यापार आता है। परिवहन में क्या क्या आएगा? परिवहन में कौन कौन से साधन हो जाएंगे? रेल वाला साधन है, सड़क, जल, वायु। ठीक, ये एक प्रकार के हो गए। संचार में क्या आता है? परिवहन के साधन, दूर संचार, दृश्य श्रव्य ये साधन। सेवाएं में क्या क्या आएगा? मौद्रिक, बैंकिंग, बीमा, अचल संपदा, व्यक्तिगत और व्यावसायिक, यह सेवाएं में आएगा। अब इनको भी आगे और खंडों में बांटा है, हम लोग एक एक का अध्ययन करेंगे। व्यापार और वाणिज्य, ये तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, व्यापार और वाणिज्य। व्यापार वस्तुतः अन्यत्र उत्पादित मदों का क्रय और विक्रय है। कह रहा है जो उत्पादित वस्तु है उसका क्रय और विक्रय ही क्या कहलाता है? व्यापार। फुटकर और थोक व्यापार अथवा वाणिज्य की सभी सेवाओं का विशिष्ट उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना होता है। यह सारा काम कस्बों और नगरों में होता है, जिन्हें व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। आप लोग भी जानते होंगे व्यापारिक केंद्र, जहाँ पे यह सब क्रय विक्रय किया जाता है। स्थानीय स्तर पर वस्तु विनिमय से लेकर वस्तुओं को खरीदना और बेचना से लेकर यानी स्थानीय स्तर से, यानी छोटे स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पर मुद्रा विनिमय तक व्यापार के उत्थान ने अनेक केंद्रों और संस्थाओं जन्म दिया, जैसे व्यापारिक केंद्र अथवा संग्रहण अथवा वितरण बिंदु। ग्रामीण विपणन केंद्र क्या है? ग्रामीण गांव के ग्रामीण विपणन केंद्र निकटवर्ती वस्तुओं का पोषण करते हैं। जो गांव के विपणन केंद्र हैं, व्यापारिक केंद्र हैं, वह आसपास के क्षेत्रों का पोषण करते हैं, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। ये अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं, यानी ये नगर नहीं होते हैं, लेकिन हमारी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं। ये अत्यंत अल्पवर्धित प्रकार के व्यापारिक केंद्रों के रूप में सेवा करते हैं। यहाँ व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती। ये स्थानीय संग्रहण और वितरण, ये स्थानीय रूप से सामान खरीद कर लाते हैं और वहीं आसपास के क्षेत्रों, जो आसपास का क्षेत्र है, वहीं पे बेचते हैं। इनमें से अधिकांश केंद्रों में मंडियाँ, थोक बाजार, फुटकर व्यापार क्षेत्र भी होते हैं। ये स्वयं में नगरीय केंद्र नहीं है, ये नगर नहीं होते हैं, किंतु ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले ये नगर तो होते हैं, लेकिन गांव में जो अधिकांश लोग रहते हैं उनकी जो अधिकांश मांग है इन्हीं
व्यापारिक ग्रामीण विपणन केंद्र से ही पूर्ति हो जाती है। आगे देखिए नगरीय बाजार केंद्र। नगरीय बाजार केंद्रों में और अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं। अब नगरीय बाजार केंद्र में गांव से ज़्यादा सुविधा मिलती है, वही कह रहा है कि और अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं मिलती है। इनमें न केवल साधारण वस्तुएं और सेवाएं बल्कि लोगों द्वारा कुछ वांछित अनेक विशिष्ट वस्तुएं सेवाएं भी उपलब्ध हैं। नगरीय केंद्र इसलिए विनिर्मित पदार्थों के साथ साथ विशिष्टीकरण बाजार प्रस्तुत करते हैं, जैसे श्रम बाजार, आवासन, अर्धनिर्मित और निर्मित उत्पादों का बाजार। इनमें शैक्षिक संस्थाओं और व्यावसायिकों की सेवाएं जैसे अध्यापक, वकील, परामर्शदाता, चिकित्सक, दांतों का डॉक्टर और पशु चिकित्सक आदि उपलब्ध होते हैं। कह रहा है कि जो गांव के विपणन केंद्र होते हैं उनकी तुलना में नगर के जो बाजार केंद्र होते हैं वह ज़्यादा विकसित होते हैं, वहाँ सुविधा ज़्यादा मिलती है। फुटकर व्यापार क्या होता है? ये वह व्यापारिक क्रियाकलाप जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है। फुटकर, आप लोग जाते हैं सामान खरीदने के लिए तो फुटकर सामान खरीदते हैं ना, 10 रुपये 5 रुपये का या 20 रुपये 100 50 का, तो वहीं फुटकर का रहेगा। अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रय से नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होता है। जैसे बता रहा है फेरी, जो फेरीदार घूम घूम कर बेचते हैं, रेहड़ी चट्टी चौराहा बेचते हैं, ट्रक, द्वार से द्वार डाक, आदेश, दूरभाष, स्वचालित बिक्री मशीनें और इंटरनेट फुटकर बिक्री के भंडार रहित उदाहरण हैं। ये तो फुटकर। अब थोक व्यापार आप जानते हैं, जो कि थोड़ी मात्रा नहीं ज़्यादा मात्रा में एक साथ माल को बेचा जाए, वह थोक होता है। जैसे किसी के यहाँ 100 क्विंटल गेहूँ हुआ तो वह 1 क्विंटल 50 किलो या 20 किलो ऐसे करके नहीं बेच रहा, वो पूरा का पूरा 100 क्विंटल जाकर थोक का बेच दिया, तो वह थोक व्यापार कहलाएगा उसे। ठीक है। परिवहन आने जाने का जो साधन है उसी को तो हम लोग परिवहन कहते हैं। जैसे कोई ट्रेन से आता है, कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई जहाज़ से जा रहा है, या माल की ढुलाई पानी के जहाज़ से हो रही है, ट्रेन से हो रही है, ट्रक से हो रही है, तो यह परिवहन के साधन है। प्राचीन काल में परिवहन किससे होता था? ऊँट से, बैलगाड़ी से, खच्चर से, इन सब के द्वारा होता था। लेकिन अब आज के युग में तीव्रगामी वायुयान चल रहे हैं, ट्रेन चल रही हैं, ट्रकें चल रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं, उससे परिवहन हो रहा है। परिवहन एक ऐसी सेवा अथवा सुविधा है जिससे व्यक्तियों, विनिर्मित माल तथा संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। कह रहा है कि भौतिक रूप से, यानी जो स्थान एक स्थान पर बना तो उसको हम दूसरी जगह लाकर पहुँचा दिए, वो परिवहन के द्वारा होता है। यह मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु निर्मित एक संगठित उद्योग है। परिवहन की दूरी को हम किलोमीटर कहते हैं कि इतना किलोमीटर जाना है, इसमें हम लोग नापते हैं, है ना। परिवहन जैसे आप लोग गांव से सब्जियां उगती हैं, सट्टी में जाकर बेचते हैं, तो कैसे ले जाते हैं? ट्रकों पे लाद ले जाते हैं। तो ट्रक परिवहन का एक माध्यम हो गया, तो परिवहन के साधन हो गया। अब ये परिवहन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार पर, परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। सही बात है। परिवहन वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी। अगर जहाँ जनसंख्या है ही नहीं तो वहाँ परिवहन किस चीज़ का होगा? वहाँ कौन से सामान चाहिए, कौन से लोग सामान वहाँ बेचेंगे, या कौन से वहाँ से उत्पादित होकर दूसरे मिल जाएगा। जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा परिवहन की मांग उतनी अधिक होगी। यही बात कर रहा है। नगरों, कस्बों, गाँवों, औद्योगिक केंद्रों और कच्चे माल अनेक उनके मध्य व्यापार प्रारूप, उनके मध्य भूदृश्यों की प्रकृति, जलवायु के प्रकार और मार्ग की लंबाई पर आने वाले व्यवधान दूर करने के लिए उपलब्ध मुद्रा पर मार्ग निर्भर करते हैं। देखिए मांग परिवहन की मांग जनसंख्या आकार से प्रभावित होती है। जनसंख्या का आकार जितना विशाल होगा परिवहन की मांग उतनी ही बढ़ जाएगी। परिवहन की मांग इसलिए बढ़ेगी कि जनसंख्या की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए परिवहन के साधन चाहिए, तो परिवहन साधन तो मांग में चाहिए। जैसे अगर हम एक ट्रक कोई सामान मंगा रहे हैं किसी क्षेत्र के लिए, उस क्षेत्र में पूर्ति नहीं पा रही तो हमें 2 ट्रक 4 ट्रक मंगाना पड़ेगा, तो गाड़ियों की संख्या, परिवहन की संख्या बढ़ गई ना, वही कह रहा है। आगे हम लोग देखते हैं संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों, तथ्यों, विचारों का प्रेषण सम्मिलित है। संचार, जैसे हम लोग फ़ोन से बात करते हैं, संदेश मैसेज भेज देते हैं, या टेलीविज़न पर हम लोग देखते हैं, रेडियो से अपना संदेश प्रसारित करते हैं, तो यह संचार में आता है। लेखन के आविष्कार ने संदेशों को संरक्षित किया और संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में सहायता की। वास्तव में हाथ
पशुओं, नाव, सड़क, रेल था वायु द्वारा परिवहन होते थे। पहले पशुओं द्वारा, नाव द्वारा, सड़क, रेल और वायु द्वारा परिवहन होते थे। यही कारण है कि परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, परिवहन के जितने भी रूप हैं उनको संचार पथ कहा जाता है। इसमें कह रहा है परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। जहाँ परिवहन जाल तंत्र सक्षम होता है वहाँ संचार का फैलाव सरल होता है। मोबाइल, दूरभाष और उपग्रहों जैसे कुछ विकासों ने संचार को परिवहन से मुक्त कर दिया है। पुराने तंत्रों के सस्ता होने के कारण संचार के सभी रूपों का साहचर्य पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। अतः पूरे विश्व में अभी भी विशाल मात्रा में डाक का निपटान डाकघरों द्वारा हो रहा है। यानी डाक आती है, चिट्ठियाँ या किसी तरह कागजात जो आते हैं, डाक द्वारा उसको पहुँचाया जाता है। कुछ संचार सेवाओं की चर्चा, जैसे टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ी है कि हम बहुत सी सुविधाओं को, बहुत सी चीज़ों को अपने मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से तुरंत भेज देते हैं, लेकिन अभी बहुत से ऐसे काम हैं जो डाक के द्वारा ही जाता है। ठीक है, यह